हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। नमस्ते। कैसे हो आप लोग? जय हिंद। कैसे हो? यार सबसे पहले थैंक यू सभी को, क्योंकि अपने 50 प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन करो यार, जो भी मेजर अपडेट्स होती हैं वहां पर रेगुलरली अपडेट होता है सब कुछ। नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे, लेक्चर्स की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और एक अपडेट मुझे आपको देनी थी कि एसएससी का जो कैलेंडर है, जो कि हमारा 2 हफ्ते पहले आ चुका है, उसके हिसाब से आपके जो मेजर एग्जाम्स हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा, लेकिन मेजर जो आपके एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं अगस्त, मिड अगस्त से, है ना? अगस्त के मिड से। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि सारा कुछ हमारा कोर्स, जो भी जीएस से रिलेटेड कोर्स है, जैसे कि अभी हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, जिसमें कि 6 से 7 लेक्चर्स और बाकी हैं। 7 लेक्चर्स बाकी हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा था कि अभी मेरे जो लेक्चर्स हैं वो 3 डेज के मिनिमम गैप में आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब के जो लेक्चर्स होंगे वो 1 डे के गैप में आएंगे। क्यों? क्योंकि यार एक दिन मुझे भी लगता है बैकएंड का काम करने में और तैयारी करने में, आपको जो है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में। और एक डे के गैप में जब हम अपने लेक्चर्स कवर करेंगे तो हमें मिलेंगे पूरे पूरे 40 to 55 डेज, ठीक है, हमारा जो है वो सारा जीएस का कोर्स खत्म करने में। तो 40 to 55 डेज में हमने अगर 55 लेक्चर्स भी लगाए, ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा लेक्चर्स हैं तो इस वजह से वो ज्यादा बड़ी है, लेकिन बाकी के लेक्चर्स जो हैं वो छोटे छोटे होंगे। तो 45 लेक्चर्स भी अगर हमने लगाए तो हमारा कोर्स फिनिश हो रहा होगा सारा 10 ऑफ अगस्त के अंडर। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से एग्जाम है हमारे। तो स्टेनो, जो ग्रेड सी का एग्जाम है, वो है यार हमारा 6 to 11 अगस्त को, ठीक है। सेकंड नंबर पे ऊंचे लोग ऊंची पसंद सीजीएल, वो है हमारा 13 to 30 अगस्त। अगर आप लोगों ने कैलेंडर नहीं देखा है तो मैं अभी उस पर डाल देता हूँ, टेलीग्राम पर जरूर चेकआउट कर लेना। मैं अभी मेजर एग्जाम्स जो हैं आपके वो बता देता हूँ, है ना। सीएचएसएल जो है आपके 8 to 18 सितंबर में चला गया है। बहुत बड़ा हमको गैप मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो इसका भरपूर फायदा उठाओ सब लोग। एमटीएस 20 सितंबर, ठीक है, टू 24 अक्टूबर। जूनियर इंजीनियर ये पड़ेगा आपका 27 अक्टूबर से लेके 31 ऑफ अक्टूबर, ठीक है। बाकी जो दिल्ली पुलिस वाले जो 4 वैकेंसीज थी, है ना, दिल्ली पुलिस की जो 4 वैकेंसीज थी वो चारों की चारों आपकी हो रही हैं नवंबर से लेके दिसंबर में फिनिश, ठीक। इसके अलावा जो आपका जीडी है वो आपका जैन टू फेब है। यार पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से पर्याप्त टाइम है और लगातार आप लोग पढ़ाई कीजिए। हमारा जो कोर्स है फ्री वाला अभी यूट्यूब पर, वो आपका 10 अगस्त तक हम फिनिश कर रहे होंगे, ठीक है। 1 डे के गैप में आपके सारे लेक्चर्स होंगे, तो मेक श्योर करना कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट्स, डेट्स की और सारे नोट्स पीडीएफ सारे आपको वहीं पर मिल रहे होंगे, ठीक है। चलो बैक टू आवर आज का टॉपिक। आज हम पढ़ रहे हैं, देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया को हमने 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट रखा है, ठीक है। दूसरे कलर से ले लेता हूं। 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने इंडिया को बांट रखा है, जिसका पहला वाला जो था
दैट इज हिमालयाज, वो हमारा हो गया है कंप्लीट। सेकंड है नदर्न प्लेन्स। थर्ड जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ये क्या है, ये है हमारा प्लेट्यूज। ठीक है। फोर्थ है हमारा ये अरावली के वेस्टर्न साइड पे डेजर्ट्स। फिफ्थ है हमारा ये क्या है, ये कोस्टल प्लेन्स। और सिक्स्थ है हमारा ये दैट इज आइलैंड्स, सिक्स्थ नंबर पे। तो ये सारे 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमने इंडिया को बांट रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है पिछला लेक्चर जरूर देखना, हिमालयाज का उसमें हमने डिटेल में कवर कर रखा है। सेकंड, आज हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। चलो स्टार्ट करो। तो अगर मैं बात करूं पेनिनसुला की, तो पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो एरिया होता है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हो, उस चीज को हम पेनिनसुला बोल देते हैं। यानी अगर मैं पेनिनसुला की बात, और हाँ आज मैं बहुत आराम आराम से लिखने वाला हूँ क्योंकि राइटिंग मेरी यार उतनी ठीक नहीं आती। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है कि अ लैंड मास, और आज का लेक्चर थोड़ा छोटा भी है, ठीक है। अ लैंड मास विच इज कवर्ड कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है। एक लैंडमास है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जिसको नहीं पता, यहाँ है बे ऑफ बंगाल और यहाँ है अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल वर्ल्ड की लार्जेस्ट बे है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? इसीलिए इस पार्ट को पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है। और प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू का मतलब होता है पठार सबसे पहले तो, और पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक। तो प्लेट्यू वो एरियाज होते हैं जिनका टॉप जो है ना, जैसे हम देखते हैं, जैसे कि मैं एक डायग्राम यहाँ पर बनाऊं अगर, ये मान लीजिए हमारा क्या है, सी लेवल। इसके ऊपर अगर हमारा होगा माउंटेन, ठीक, यहाँ पर दूसरा माउंटेन, ये ऐसा वाला एरिया होगा। फिर यहाँ पर होगा तीसरा माउंटेन, फिर थोड़ा सा एरिया, फिर छोटे छोटे माउंटेन, ऐसे करके, और फिर ये आ जाता है हमारा प्लेन्स। ठीक। अब ये क्या चीज है? ये है माउंटेन का टॉप जो कि पॉइंटेड है। लेकिन ये क्या है, ये कौन सी टोपोग्राफी है? ये है प्लेट्यू। क्यों? क्योंकि इसका जो टॉप है ना वो फ्लैट है। तो फ्लैट टॉप के साथ जो टोपोग्राफी होती है जो कि सी लेवल से ऊपर होती है ना, अबव ऑफ सी लेवल होती है। जैसे कि ये देख रहे हो ना, ये है आपका सी लेवल, ये हो गया आपका प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? सी लेवल से एकदम ना के बराबर उनके एलिवेशन होता है। लेकिन एलिवेटेड पार्ट ऑफ द लैंड जिनका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है, वो होते हैं हमारे प्लेट्यूज। ठीक है। और जिनका पॉइंटेड आपका टॉप होगा वो आपके माउंटेन होंगे, फिर इसी में आपकी पीक्स वगैरह होंगी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है? पेनिनसुला जो होता है वो 3 साइड से घिरा हुआ एक लैंड मास, जो कि 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। और जो प्लेट्यू होते हैं हमारे, वो ऐसे टोपोग्राफी होती है जो कि एलिवेटेड होती है सी लेवल से, यानी ऊंचाई पर होती है, और जिनका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है। जैसे कि एक ये देख रहे हो और एक ये देख रहे हो। यहां तक ठीक है? बात करें अगर हम जनरल एलिवेशन की, किसके?
मैं बात कर रहा हूँ पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ठीक है। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के जनरल एलिवेशन की बात करें तो ये है 600 से लेके 900 मीटर का इसका एलिवेशन है, ठीक। ओके, टेबल की जैसे होता है अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेनली इसमें कौन कौन सी रॉक्स होती हैं? देखो, प्लेट्यूज में बहुत सी प्रकार की रॉक्स होती हैं, लेकिन हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मेनली ये इग्नियस रॉक होगी भैया इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डेक्कन ट्रैप है ना, डेक्कन ट्रैप्स वाला एरिया है, कौन सा? अरे ये ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया। अभी मैं बताऊंगा कैसे ऊपर हो गया। ये है मेनली आपका डेक्कन वाला एरिया, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। लेकिन डेक्कन ट्रैप्स जो है वो ये इतना पूरा एरिया आपका डेक्कन ट्रैप्स कहलाता है। डेक्कन ट्रैप्स। अब ये डेक्कन ट्रैप्स बनते किससे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये डेक्कन ट्रैप्स जो होते हैं ना, ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंस होते हैं, यानी कि यहां पर हुई है एक वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी वॉल्केनोज फटे हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, और यहां से जो लावा निकला है वो विस्कस नहीं है, वो क्या है? हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड है। जब लावा यहाँ से हाईली लिक्विड निकलता है, विस्कस नहीं है, गाढ़ा नहीं है, तो वो इस तरह के स्टीप्स नहीं बनाता। ये लावा नहीं निकल रहा है, लावा निकल रहा है कुछ यूं, ठीक। अगर लावा यहाँ से निकला है तो वो यूं बह रहा है, यूं बह रहा है, वो खड़ी चट्टाने नहीं बनाएगा, वो इस तरह के क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में है, तो इस तरह से बहता हुआ एक फॉर्मेशन बना देगा, और यही फॉर्मेशन जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो यही बना देगा क्या? फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, और इसी फ्लड बसाल्ट प्रोविंस के हमारे बने हैं डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है। चूंकि ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, तो मैंने आपको रॉक्स एंड मिनरल्स वाली क्लास में बताया था कि वॉल्केनिक इरप्शन से बनने वाली रॉक कौन सी होती है? आप बोलोगे इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक जो होती है ये मेनली कंट्रीब्यूट करती है क्या बनाने में? ब्लैक सॉइल। जब ब्लैक सॉइल बनाने में ये मदद करेगी, तो ये ब्लैक सॉइल जो है कॉटन कल्टीवेशन में हमारे मदद करती है। ये सारी चीजें अभी आपको आगे फिर से पढ़ने मिलेंगी, यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है कि सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, तो आप कहीं पर भी फंसो नहीं, ठीक है। पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए। अब हमारा जो कोर्स है वो एकदम स्पीड से आगे बढ़ने वाला है, पिछले लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आप फिर से आपका रिकैप बता दिया मैंने, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलो आगे आ जाओ। फॉर्मेशन देखो, देखो यार, मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं कि सबसे पहले जो अर्थ है ना, उसका सिर्फ एक पार्ट था, वो था पेंजिया, और एक वाटर बॉडी थी, वो थी पेंथालासा। ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। 100 मिलियन ईयर्स पहले क्या होना शुरू हुआ कि ये जो पेंजिया है ना, ये दो बॉडी में बटा। ऊपर वाला हो गया लॉरेशिया, नीचे वाला हो गया गोंडवाना। और अगर आपको नहीं पता है और आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का ही हमारा पार्ट था। ये बात है 100 मिलियन अराउंड साल पहले की। फिर 70 मिलियन साल पहले क्या होना शुरू हुआ? ये जो आपका इंडिया यहाँ पर था ना, ये खसकना शुरू हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर थी क्या? यूरोपियन प्लेट, और ये है आपकी
इंडियन प्लेट, ठीक है। ये पूरा नीचे वाला एरिया ये वाला है, ये गोंडवाना लैंड है, इसकी अलग-अलग प्लेट्स हैं। इंडिया आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के साथ टकराई हुई चिपकी हुई थी। फिर ये धीरे-धीरे नॉर्थ ईस्ट खसकना शुरू हुई और भिड़ गई किसके साथ जाके? यूरोपियन प्लेट के साथ। ये मैं बात कर रहा हूँ 70 मिलियन साल पहले की। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है? तो जब ये गोंडवाना लैंड बनना शुरू हुआ था ना, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और जब इंडिया खसकना शुरू हुआ था, तभी से हमारी फॉर्मेशन किसकी बनना स्टार्ट हुई? हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज जो हैं, तभी से बनना शुरू हुए, ठीक है? तो पहली बात तो ये कि ये ओल्डर देन हिमालयाज़ है, ठीक? ऐसा कैसे? अरे! क्योंकि हिमालयाज़ जो हैं, वो तो तब बनेंगे ना जब ये इंडियन प्लेट जो है यहाँ टकराएगी यूरोपियन प्लेट से, यानी 70 मिलियन साल पहले। उसके भी धीरे-धीरे अभी तक वो कन्वर्जन हो ही रहा है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज़ है, मैं सब पढ़ा चुका हूँ, है ना? तो अभी तक वो मतलब कन्वर्जन हो ही रहा है और एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं हिमालयाज़ में लग ही रहे हैं। अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या होता है? पिछली क्लास से समझ लेना। एंडोजेनिक वो होते हैं जो अंदर से फोर्सेस लगते हैं और किसी भी टोपोग्राफी को बिल्ड करने में मदद करते हैं, जैसे हिमालयाज़ में लग रहे हैं। और अरावली में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं अभी भी? एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अंतर्जात बल, बाहरजात बल सब कुछ क्लियर है? यानी पहला ये ओल्डर देन हिमालयाज है। दूसरा पॉइंट ये ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड से बने हैं। जब गोंडवाना लैंड की ब्रेकिंग हुई एंड ड्रिफ्टिंग यानी टूटना और खसकना जब शुरू हुआ था ना गोंडवाना लैंड का, तब से ही ये हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज जो हैं बनना स्टार्ट हुए, यानी हिमालयाज से भी पहले ऑफ गोंडवाना लैंड। यहां तक ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? जो कि अभी मैंने आपको बताया, वॉल्केनिक ओरिजिन है इनका, यानी कि फ्लड बसाल्ट प्रोविंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, वॉल्केनिक ओरिजिन है। हाईली लिक्विड लावा यहाँ से निकला जो कि बह बह के सॉलिडिफाई हुआ और फिर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस बनाया, और इन्हीं फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज का जो मेन चंक है, यानी डेक्कन प्लैप्स है। डेक्कन प्लेट्यू अलग है, डेक्कन प्लैप्स जो है उससे बड़ा एरिया है, ठीक है? वो हमारे बनना स्टार्ट हुए, वॉल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है? और ये किसमें मदद करते हैं? मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल। और ये जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, ये हमारे कॉटन कल्टीवेशन में मदद करती है। अभी जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर, सारी चीजें आपको पता चलेंगी, है ना, कॉटन कल्टीवेशन की। फोर्थ अगर मैं बात करूं, इसके आसपास जो है आपको ब्रॉड एंड शैलो वैलीज भी देखने को मिलती हैं, ठीक? एंड राउंडेड हिल्स, गोल गोल हिल्स भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? जैसे कि आपकी नर्मदा वैली जो है वो भी एक रिफ्ट वैली है, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में, वो भी आपको देखने मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर राउंडेड हिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, नेक्स्ट लेक्चर में वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। फोर्थ और सॉरी फिफ्थ, ये बहुत स्टेबल है, स्टेबल ब्लॉक ऑफ लैंड है। मतलब अर्थक्वेक जो है यहाँ पर ज्यादा नहीं आते, अर्थक्वेक प्रोन एरिया नहीं है। अर्थक्वेक प्रोन एरिया कौन सा है? हमारा हिमालय वाला जो रीजन है, ठीक है? हमारा जो हिमालयन रीजन है ना, वो हमारा ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ठीक है? 4 to 5 आपके जोन में आता है, जो हमने जोन पढ़े थे ना फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थक्वेक के, ये 4 to 5 सीस्मिक जोन में आता है। सीस्मिक प्रोन एरिया है हिमालयन वाला रीजन हमारा।
लिख देता हूँ सीस्मिक प्रोन एरिया हिमालयन रीजन है, और अर्थक्वेक ज्यादा नहीं आते हैं, अर्थक्वेक नहीं आते हैं, है ना। कौन से स्टेबल ब्लॉक ऑफ लैंड है क्या हमारा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहां तक समझ गए बात। ओल्डर देन हिमालय मैंने आपको पहले ही बता दिया, और जनरल एलिवेशन इसका 600 से लेके 900 मीटर है। ठीक, चल यहां तक किसी को कुछ डाउट, आगे आ जाओ, इसके बारे में और देखते हैं। देखो, अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका पहला पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक, और दूसरा पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। ऐसे कैसे आपने डिवाइड कर दिया भैया, क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में बहती है यहां से नर्मदा रिवर, ठीक, ये है आपकी नर्मदा रिवर, और ये किन दो पहाड़ियों के बीच बहती है वो भी आप समझ लो। यहां पर है आपका, और एक यहां पर। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपके ब्लॉक माउंटेन्स जहां पर भी बन रहे होंगे, है ना, अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है जहां पर हमने माउंटेन का क्लासिफिकेशन किया है, तो ब्लॉक माउंटेन्स आपके जहां पर भी बनेंगे वहां पर आपकी रिफ्ट वैलीज बनेंगी। ऐसा कैसे भैया, क्योंकि जो हमारा लेटरल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होता है ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था ना, ये वाला अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो वहां पर अर्थक्वेक आएंगे, और अगर ऐसा वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है वर्टिकल स्लिपेज के कारण, ये वाला पार्ट आपका हॉर्स्ट होगा, ये पार्ट आपका होगा ग्रेबिन। अरे याद है कि नहीं, नहीं याद है तो पिछला लेक्चर देखो भाई। और ऐसा मूवमेंट होता है वर्टिकली, तो जब ये वाला पार्ट आपका ऊपर उठ जाएगा तो ये वाला पार्ट आपका नीचे चला जाएगा, और यहीं पर आपकी बन जाएगी, ये क्या बन गई, अगर ये माउंटेन है ऊपर वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट आपका क्रिएट करेगा क्या, अरे वैली, रिफ्ट वैली, याद करो। तो ऊपर वाला ये वाला माउंटेन है आपका विंध्या, ठीक है, और ये वाला माउंटेन है आपका सतपुड़ा, ठीक। ये दोनों आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और ब्लॉक माउंटेन्स है तो बीचों बीच क्या बन रही होगी, रिफ्ट वैली, और रिफ्ट वैली के बीच में ही आपकी फ्लो हो रही होगी नर्मदा रिवर, ठीक। नर्मदा रिवर बीच की रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। तो यही जो नर्मदा रिवर है, ये एक नेचुरल डिवाइड का काम करती है आपके दोनों प्लेट्यूज के बीच में। इसी को हम मान लेते हैं नर्मदा रिवर को कि यहाँ से जो नॉर्थ में होगा ना, नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में होगा वो हमारा होगा सेंट्रल हाईलैंड, यहां तक क्लियर। और नर्मदा रिवर के जो साउथ में होगा वो हमारा होगा डेक्कन प्लेट्यू, यानी दक्कन का पठार, ठीक। सेंट्रल हाईलैंड को हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय उच्च भूमि, दक्कन को बोलेंगे दक्कन का पठार। यहां तक क्लियर है बात, बताओ, समझ गए। चलो आगे आ जाओ, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ लें। चलो, तो ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर पहले ही लिख रखे हैं, अब धीरे धीरे इनको समझते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड इज lie नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, मैंने पहले ही बताया नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में होता है, यहाँ पर ये नर्मदा रिवर है और यहाँ के नॉर्थ में पार्ट आपका आएगा सेंट्रल हाईलैंड, और इसके साउथ में आपका आएगा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। कवरिंग मच ऑफ मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू क्या है अभी समझते हैं जब हम सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट समझेंगे। दे आर ब्रॉडर इन द वेस्ट एंड टेपर ईस्टवर्ड्स, यानी कि ये आपके ब्रॉड हैं वेस्ट में,
और धीरे धीरे ईस्ट में जाते जाते आपके नैरो होते जा रहे हैं। यही बात तो ये कर रहा है, ये देखो, दे आर ब्रॉडर इन द वेस्ट एंड टेपर ईस्टवर्ड्स, ईस्टवर्ड जाते जाते आपके नैरो होते जाते हैं और वेस्ट में आपके ब्रॉडर शेप में होते हैं। क्या? सेंट्रल आइलैंड, रिवर्स लाइक चंबल। अरे एक बात और याद आ गई, सुनो, आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ना, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है बाबू। ये देखो, ये देखो, अरे ये कैसा ट्रायंगल बन गया, रुको रुको, मैं बनाना चाह रहा हूँ ट्रायंगल और ये बन रहा है कुछ। अरे चलो छोड़ो, ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। और कैसे ट्रायंगुलर होते हैं ये? इनवर्टली, ठीक, आपके इनवर्ट ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो कि हमने 6 पढ़े थे ना, उसमें से सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है ये। ठीक है, ये 2 बातें आप याद रखना। उल्टा त्रिकोणाकार शेप का होता है और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है हमारे 6 जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स थे उनमें। पहला हमने हिमालय पढ़ा, दूसरा आज हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे हैं। आ जाओ, थर्ड वाला पॉइंट क्या है? रिवर्स लाइक चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन फ्लो साउथवर्ड्स, साउथ वेस्ट टू ईस्टवर्ड्स। क्यों भैया? देखो, आपकी चंबल भी ऐसी बहेगी, सिंध भी ऐसी बहेगी, बेतवा भी ऐसी बहेगी और केन भी ऐसी बहेगी। और यहाँ पर एक आपकी मेन नदी होगी जिसको ये सब ट्रिब्यूटरी दे रही होंगी। ऐसा क्यों है भैया? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ध्यान से समझना, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। वो बोल रहा है कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट फ्लो करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपनी जमीन पे पानी डाल के देखना, जहां पर भी आपका स्लोप होगा ना, स्लोप होगा, अरे स्लोप होगा, वाटर जो है आपका, पानी वहीं पर तो बहेगा। इसका मतलब अगर सेंट्रल हाईलैंड इस तरह का है तो आपका स्लोप जो है वो इस तरह का है, यानी ऐसी ढलान है, समझ गए? सेंट्रल आइलैंड में ढलान जो है यानी स्लोप जो है वो इस तरह का है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। इसीलिए हमारी सारी नदियां सेंट्रल हाईलैंड की, जो की हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सारी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्लो करती हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एकदम मस्त क्लियर हुआ। चलो, चौथा पॉइंट देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज फर्दर ईस्ट एंड इज ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। नहीं समझ में आया भैया, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर पठार तो पढ़ा ही नहीं है। सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। आ जाओ यहाँ पर, डिवीजन ऑफ सेंट्रल आइलैंड पढ़ लेते हैं। चलो, अगर मैं डिवीजन करने में आऊं, ये है आपका प्यारा प्यारा, अरे प्यारा नहीं बना भाई, सॉरी, ठीक, ठीक, इस तरह का है आपका इंडिया। तो हम अब बना देते हैं इसमें क्या, सारा कुछ, डिवीजन ऑफ सेंट्रल आइलैंड। देखो यहां पर जो होगा ना, ये है आपका मालवा, सॉरी मालवा नहीं होगा, ये आपका मेवाड़ होगा। मालवा और मेवाड़ थोड़ा वर्बली सेम साउंड करता है ना। ये है आपका मारवाड़, या फिर इसी को हम बोलते हैं मेवाड़ वाला रीजन, मेवाड़ और मारवाड़, ठीक।
उसके थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे, ये वाला रीजन, तो ये है आपका क्या, मालवा। मालवा, ठीक। उसके ऊपर यहां पर ये है आपका बुंदेलखंड। जस्ट उससे नीचे चिपक के चलता है क्या, आपका बघेलखंड। ये सारे जो डायग्राम्स होते हैं ना, ये आपको बनाने पड़ते हैं, तब आपको सारा कुछ समझ में आता है। और जैसे ही आपको पेपर में आता है इसका क्वेश्चन, तुरंत आपको डायग्राम बना लेना है। और सबसे बड़ा यहाँ पर हो जाएगा क्या, हमारा छोटा नागपुर। ठीक, छोटा नागपुर हो जाएगा। और इसी के आगे के फर्दर एक्सटेंशन आपके शिलोंग प्लेट्यूज वगैरह आ जाएंगे, तो जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया डिवीजन, जिसमें सबसे पहला है मारवाड़ वाला डिवीजन, इसी को हम मेवाड़ भी कहते हैं, जो कि आपका पड़ेगा ईस्ट ऑफ राजस्थान में। ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, मालवा रीजन। मालवा रीजन आपके वेस्टर्न एमपी साइड का जो रीजन है, जो कि है काफी ज्यादा वॉल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ। ठीक, क्योंकि यहीं पर डेक्कन ट्रैप्स वाला एरिया है, वेस्टर्न एमपी वाला मालवा रीजन, यानी कौन सा, इंदौर, देवास, उज्जैन, ये सारी जो सिटीज आती हैं, सारे जो रीजन्स आते हैं आपके मालवा के अंतर्गत हैं। मारवाड़ का उसके ऊपर है। ठीक है। और बताओ, थर्ड आपका आ जाएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में भैया कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सबसे पहले तो ये मोस्टली यूपी में पड़ता है, फिर थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका एमपी में भी है। तो कौन कौन से इसमें रीजन्स आ जाएंगे बुंदेलखंड वाले, जैसे कि आपके कौन से आते हैं यार इसमें, आपका हमीरपुर, हमीरपुर आ जाएगा, झांसी आ जाएगा, है ना। एमपी की बात करें तो आपका दमोह आ जाएगा। दमोह के बाद आपका क्या, छतरपुर वाला एरिया, है ना। दमोह छतरपुर एमपी में, हमीरपुर झांसी यूपी में, ये सारे एरियाज आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स। चौथा अगर बात करूं बघेलखंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं डिवीजन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड से, अभी दिखाऊंगा आपको लास्ट में जब प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। ये पड़ता है आपका ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बोलूं तो छत्रसाल बुंदेला का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सारा कुछ हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड में आपका बघेलखंड पड़ता है। यहाँ की बात समझ गए। ठीक, बघेलखंड में आपके कौन से एरियाज आ जाएंगे, रीवा, सतना, मैहर। ठीक, रीवा, सतना, मैहर, ये वाले एरियाज जो हैं आपके, चित्रकूट थोड़ा सा ये यूपी की बॉर्डर पे भी है, चित्रकूट वगैरह, ये वाले एरिया आपके आ जाएंगे। और बताओ भाई, वॉल्केनिक ओरिजिन है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इग्नियस रॉक, जहां पर भी वॉल्केनो बोलूं इग्नियस रॉक याद आनी चाहिए। इग्नियस रॉक याद आई तो ब्लैक सॉइल याद आनी चाहिए। इसी लेक्चर में तीसरी बार बोल रहा हूं मैं ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल और कॉटन कल्टीवेशन, तीसरी बार बोल दिया मैंने। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि वॉल्केनिक ओरिजिन है तो इग्नियस रॉक बनेगी, इग्नियस रॉक है तो ब्लैक सॉइल बनेगी, ब्लैक सॉइल है तो कॉटन कल्टीवेशन में मदद हो जाएगी। यहां तक ठीक है। ये जो आपके दोनों एरियाज हैं, कौन कौन से, कलर दूसरा ले लो,
ठीक, ये जो आपके दोनों एरियाज हैं ये वाटर डेफिसिट में भी काउंट होते हैं, पानी की बहुत किल्लत होती है। ठीक, एक तो आपका ये बघेलखंड और एक आपका बुंदेलखंड, और इनका जनरल एलिवेशन जो है, अरे किसका, सेंट्रल हाईलैंड का, कितना आ जाएगा 300 से 600 मीटर। ये पॉइंट्स उतने याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन जनरली मैंने आपको बता दिया, इतना डिटेल में कभी एसएससी तो नहीं पूछता, डिफेंस में हो सकता है आपको आ जाए ये क्वेश्चन, लेकिन अभी तक देखा तो नहीं है। ठीक है, जनरल एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया। इसके मेन प्लेट्यूज लिख लो, मेन कौन से हैं जिनमें से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी सब भी देख लेना। मेन आपका बनेगा मालवा से, मालवा। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर से, जिसको हम अभी अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। मालवा आपका वेस्टर्न में पड़ता है, वेस्टर्न साइड है, और छोटा नागपुर आपका ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है। किसके भैया, अरे सेंट्रल हाईलैंड के, समझ गए। अगर मैं कॉटन कल्टीवेशन की बात करूं, टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज कहां पर मिलेंगी आपको, टॉप मोस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कौन से एरिया में मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र। क्यों, बोला ना, डेक्कन ट्रैप्स, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, ब्लैक सॉइल, कॉटन कल्टीवेशन, एंड थोड़ा सा गुजरात भी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यार ये क्या बन जाता है, चलो ठीक, आगे आ जाएं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब हम जो कि मेन दोनों हैं उनको पढ़ लेते हैं अलग अलग, है ना। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया क्या आपको, ये जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है भैया, अरे ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं भाई। ठीक है, सिंध, बेतवा, केन एंड आपका चंबल, सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ड्रेनेज सिस्टम जब पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम, सारा कुछ आगे आएगा, छोड़ना मत एक भी क्लास। चलो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मेन वाले आपके प्लेट्यूज, कहाँ गया यार। तो चलो, पहले हम ले लें मालवा को, रुको ये तो अरावली रेंज है। चलो अरावली मीम है, यहीं पर पढ़ा दूंगा आपको, दूसरी चीज लिख लेते हैं। अलग से है क्या, नहीं, चलो। चलो तो अगर फर्स्ट देखें, मैंने आपको बोला मालवा, ठीक, मालवा रीजन मैंने आपको बोला, मालवा प्लेट्यू के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो तीन बातें याद रखने वाली हैं, कौन कौन सी। पहला तो ये एक्सटेंशन है, किसका, डेक्कन ट्रैप्स का। डेक्कन ट्रैप्स क्या है, जो कि आपके फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से बनते हैं, पूरा का पूरा डेक्कन वाला एरिया आपका, तो थोड़ा मैं चार्ज पर लगा देता हूँ, पूरा का पूरा आपका डेक्कन वाला एरिया, डेक्कन प्लेट्यू वाला, और थोड़ा सा और एक्सटेंशन उसका मालवा प्लेट्यू भी है, तो उसी को हम मिला के डेक्कन ट्रैप्स बोल देते हैं। ठीक है, तीन स्टेट में मेजरली है ये, तीन स्टेट में, कौन से, गुजरात, राजस्थान, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में।
मेड ऑफ लावा। यार ये तो अब किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए ना। अच्छा, लावा है, बसाल्टिक रॉक मेनली इसमें मिलती है, ठीक है, जो कि इग्नियस रॉक का ही प्रकार है। ब्लैक सॉइल का ओरिजिनेशन यहीं से होता है, ओरिजिन सॉरी। ब्लैक सॉइल जो है उसका जो ओरिजिन है वो भी यहीं होता है, ठीक है। रिवर्स कौन सी फ्लो होती हैं? अब आपको सारा समझने में उतना दिक्कत नहीं आ रही होगी ना, सारा कुछ मैंने पहले ही समझा दिया। रिवर्स कौन सी फ्लो होती हैं? पहले तो चंबल, अब तो ये आपको नाम भी याद हो गए होंगे, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, ठीक। यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये सारी। डायरेक्शन क्या है? ये साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है तीनों नदियों, चारों नदियों की, ठीक है। और यहाँ पर आपकी है यमुना, जो कि बे ऑफ बंगाल में जा रही है। इसी में से जो आपकी चंबल रिवर होगी ना, ये मालवा प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक। मालवा प्लेट्यू को दो पार्ट में आपका डिवाइड कर देगी। कौन? चंबल रिवर बीचों बीच से जाएगी मालवा की, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ कुछ बताने लायक नहीं। मालवा हो गया आपका, है ना। छोटा नागपुर देख लेते हैं अब। अब अगर मैं छोटा नागपुर की बात करूं, देखो ये आपका मालवा हो गया, ठीक है। यहीं पर मैं देख लेता हूं छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसमें देखने लायक क्या है? सबसे पहले तो इसका जनरल एलिवेशन, यार उस पर दिखा दूं क्या आपको? यहाँ देख लो, है ना, ये पहला मैंने आपको बता दिया मालवा, जो कि पिछली स्लाइड में देखा आपने, मालवा प्लेट्यू। अब मैं दिखा रहा हूं आपको छोटा नागपुर का पठार, ठीक। इसमें कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले तो इसका जो जनरल एलिवेशन है 1350 के आसपास, 1350 मीटर, ठीक है। कहाँ कहाँ है स्प्रेड अक्रॉस? सबसे पहले आपका आएगा झारखंड, सबसे बड़ा पार्ट है ये, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड का झारखंड। फिर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, देन आपका आ जाएगा उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ यहाँ स्प्रेड होता है, ऑल्सो नोन एज क्या? रूर। और क्लियरली लिख देता हूँ, रूर स्टेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? रूर स्टेट। क्यों? ये रूर स्टेट एक जर्मनी में एक स्टेट है
जो कि फेमस है किसके लिए? फेमस फॉर आपके मिनरल्स के लिए, ठीक है। रूर स्टेट जो कि है जर्मनी में, वहीं से हम एक प्रोविंस है जर्मनी में, वहीं से हम इसका नाम लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिच मिनरल्स होते हैं। अब नागपुर के पठार में ही आपको इसके फर्दर 3 एक्सटेंशन देखने मिलेंगे, ठीक है। 3 एक्सटेंशन है इसके, कौन कौन से, आओ देख लेते हैं। पहला आ जाएगा आपका रांची प्लेट्यू, दूसरा आ जाएगा आपका हजारीबाग प्लेट्यू। भाई ये मैं सारे आपको नोट्स की तरह बना के दे रहा हूँ पीडीएफ, ठीक है। बाद में ये मत बोलना कि भैया पीडीएफ कोई काम की नहीं है। तीसरा आपका कोडरमा प्लेट्यू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में भी आया है, पलामा, पलामा प्लेट्यू। ये किसके एक्सटेंशन है? आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू के, ठीक है। अच्छा, अगर हाईएस्ट पीक की बात करें, इसकी हाईएस्ट पीक है पार्श्वनाथ, या जनरल हिंदी में पारसनाथ हिल, ठीक। इसकी हाइट है आपकी 1365 के आसपास, 1365 मीटर के आसपास, किसकी? पारसनाथ की। इसी को हम पार्श्वनाथ भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो रिफ्ट क्रिएट करता है, जो कि जो भी ये रिफ्ट वैली बनाता है ना अपने एरिया में, वहां से एक रिवर फ्लो होती है जो कि है दामोदर रिवर, ठीक, ईस्टर्न साइड में। अब मेरे को आप जल्दी से कमेंट में बताओ कि दामोदर रिवर को कौन से स्टेट का सौरो कहा जाता है? सौरो ऑफ डैश स्टेट किसको बोलते हैं? दामोदर रिवर को। जल्दी से कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। यहीं पर आपको देखने मिलता है, हैशटैग लगा देता हूं ताकि पॉइंट अलग समझ में आए। यहीं पर आपको देखने को मिलता है जादूगढ़ा, माइंस। अच्छा, जादूगढ़ा माइंस में क्या निकलता है? तो यूरेनियम। डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है यूरेनियम, मतलब जादूगढ़ा माइंस इज फेमस फॉर विच मिनरल, आप बोल दोगे यूरेनियम, यूरेनियम के लिए फेमस है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ, है तो आगे बोलो, नहीं है तो पीछे चलो। पीछे चलते ही साथ हमें दिख जाते हैं हमारे अरावली, ठीक है। चलो। हाँ है भाई ये, चल अरावली देख लें। अब कुछ माउंटेन्स रेंजेस, कुछ रेंजेस देख लेते हैं हम, जैसे कि अरावली, विंध्य और सतपुड़ा, जो कि फॉल करती हैं कहाँ पर? हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में, इसलिए ये वाली रेंजेस देखना जरूरी है। पानी वानी पी लो। यार टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? पीडीएफ नहीं चाहिए क्या तुमको? आज मैंने कैलेंडर भी बता दिया है एसएससी का, और अब से हर ऑल्टरनेट डेज में हमारे लेक्चर्स आ रहे होंगे, और 10th ऑफ अगस्त तक सारा कुछ हमारा कोर्स खत्म हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है सारा कुछ रिवीजन चलेगा, ठीक है। चलो, अब अरावली, विंध्य और सतपुड़ा में सबसे पहले हम देख लेते हैं अरावली रेंजेस को। अब मेनली ये है क्या, ये जो है नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है किसका? अरे भाई आपका सेंट्रल आइलैंड, सेंट्रल हाईलैंड का, वही तो चल रहा है अभी। अभी हम डेक्कन में पहुंचे कहाँ हैं? सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है आपका अरावली रेंजेस। अरावली में आपको पता ही होगा
कि यहाँ पर जब हम बहुत बार बात कर चुके हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, जो कि अरावली में इतने ज़्यादा हैं एंडोजेनिक के कंपैरिजन में, जो कि इसको लगातार डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और एक टाइम ये हिमालय से भी ज़्यादा ऊपर था। क्यों था? अब आपको बात समझ में आई। जब मैं पहले बोल रहा था पिछले लेक्चर्स में कि हिमालय से भी ज़्यादा बड़े पहले आपके अरावली रेंजेस थे। क्यों? अरे भाई, क्योंकि ये हिमालय से पहले बने हैं और हिमालय लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब हिमालय कभी छोटे थे और अब बढ़-बढ़ के अरावली से भी ऊपर पहुँच गए हैं और अरावली में एक्सोजेनिक आपके ज़्यादा लग रहे हैं, तो एक्सोजेनिक जो हैं डिस्ट्रॉय करते हैं टोपोग्राफी को, तो अरावली आपकी डिस्ट्रॉय हो के बहुत ज़्यादा कम बचे हैं हिमालय से। चलो, नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है सेंट्रल हाइलैंड का, ठीक है? इसका जो जनरल ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन, ठीक? जनरल ओरिएंटेशन है। यार स्पेलिंग का थोड़ा यहाँ-वहाँ हो जाता है, देख लेना। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये है, ये आपका सेंट्रल हाइलैंड है, तो ये हुए ना आपके अरावलीज़, ये हुए आपके अरावलीज़। अगर ये आपके अरावलीज़ हैं, तो खुद ही देख लो, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट ही तो जा रहे हैं। जनरल ओरिएंटेशन का मीन्स मतलब सिंपली आपका डायरेक्शन होता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं, है ना? एक्सोजेनिक भी लग रहे हैं इसमें। और क्या है? रेसिडुअल माउंटेन्स भी इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स? अरे क्योंकि इतना घट गए हैं कि बचा-कुचा पार्ट जो है ना, केवल इनका रेसिड्यू ही बचा है। तो इसलिए इनको रेसिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं। कहाँ-कहाँ आपके फैले हुए हैं? स्प्रेड अक्रॉस। देखो, सबसे पहले तो आपके गुजरात में, देन उसके बाद आते हैं राजस्थान में, उसके बाद आपके दिल्ली में भी, ठीक है? दिल्ली में भी आ जाते हैं। दिल्ली के बाद आपके ये आते हैं हरियाणा में, ठीक? इन 4 स्टेट्स में है। इन्हीं में से अगर आप दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली में आपको मिलेगी रायसीना हिल्स। अब रायसीना हिल्स जिसको नहीं पता, तो थोड़ा पढ़ो भाई इसके बारे में। रायसीना हिल्स में ही आपका प्रेसिडेंट हाउस है। अब प्रेसिडेंट हाउस है तो मेरे को जल्दी से बताओ कि कौन से सीआरपीएफ ऑफिसर की, मतलब वो पहली सीआरपीएफ ऑफिसर बनी है। चलो मैं ही बता देता हूँ, ज्योति गुप्ता, जो कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में थी और पहली सीआरपीएफ ऑफिसर बनी है जो कि प्रेसिडेंट हाउस में उनको अपनी शादी करने की अनुमति मिली है, ठीक है? रायसीना हिल्स में ही प्रेसिडेंट हाउस है और रायसीना हिल्स में ही आपके जो भी डिप्लोमेटिक डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स, वो आपके सारे रायसीना हिल्स में सिचुएटेड पीएमओ में ही होते हैं। पीएम भी यहीं से वर्क करते हैं। और बताओ जनरल एलिवेशन। किसी को किसी भी पार्ट में अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करना, ठीक है? 400 टू 600 मीटर्स। अच्छा सुनो, लाइव क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? क्योंकि यार लाइव जो है वो कुछ सर्टेन सब्सक्राइबर्स होने पर ही वो जो आपका फीचर है यूट्यूब आपका खोलता है। जब मैं लाइव करूंगा लेक्चर्स तब आपके लाइव डाउट्स आ रहे होंगे, ठीक है? चलो, यहाँ तक हो गया। क्यों कलर चेंज कर लिया भैया? क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। हाईएस्ट पीक, जितना मैंने आपको बताया इसमें से अगर कुछ याद ना रहे तो केवल हाईएस्ट पीक याद कर लेना, वो है गुरु शिखर, ठीक? गुरु शिखर है
1722 मीटर के आसपास की इसकी हाइट है। कहां पर सिचुएटेड है? माउंट आबू हिल्स में, ठीक। और यहीं पर आपका एक टेम्पल है, कौन सा? दिलवाड़ा जैन टेम्पल। जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। किसने बनाया था? वास्तुपाल ब्रदर्स, ठीक है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, ये सारी चीजें थी यार अपनी अरावली रेंज के बारे में। इसमें से गुरशिखर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी है आपका वो भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। मालवा प्लेट्यू आप पढ़ चुके हो, ठीक। यहाँ पर चलो मालवा मिटा देता हूँ, छोटा नागपुर भी मिटा देता हूँ, इसकी हेडिंग अच्छे से डाल देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़े। पलामा प्लेट्यू याद रखना। विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस के बारे में अगर हम बात करें, हम्म चलो थोड़ा कहाँ गया। जी चलो, विंध्य और सतपुड़ा के बारे में बता देता हूँ। ये है हमारा इंडिया। बार बार क्यों बना रहे हो भैया? ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। ये है आपका विंध्य और ये है आपका सतपुड़ा। ये है आपका अमरकंटक प्लेट्यू और यहीं से निकलती है आपकी क्या? नर्मदा रिवर, ठीक। अभी जो मैंने यहाँ पर एक कमाल की ड्राइंग करी है, इसके नॉर्थ नॉर्थ वाला जो आपका माउंटेन है ना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, विंध्य है, विंध्य है। और जो नर्मदा के साउथ वाला माउंटेन है ना, वो आपका है सतपुड़ा। पहले सबसे पहले तो यही बात समझो कि नॉर्थ वाला विंध्य है, नीचे वाला सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच में है क्या? रिफ्ट वैली। और यहीं पर ईस्टर्न साइड में पड़ता है आपका अमरकंटक प्लेट्यू, जहां से आपकी दो नदियां निकलती हैं। पहला तो पहली रिवर कौन सी हो जाएगी? नर्मदा मेन है। सेकंड हो जाएगी आपकी सोन। ये दो रिवर आपकी निकलती हैं अमरकंटक प्लेट्यू से। यहां तक की बात समझ में आती है। चलो अब बात कर लेते हैं अलग अलग, सतपुड़ा की, और पहले सतपुड़ा की कर लेते हैं, ठीक। विंध्य को अलग कलर से लिख देंगे। इनका जो एलिवेशन है वो कितना है? 400 से 600 मीटर। ये लगभग दोनों के लिए ही है, ठीक है। विंध्य सतपुड़ा दोनों के लिए। ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। अरे तभी तो रिफ्ट वैली क्रिएट होगी। ब्लॉक माउंटेन्स मतलब ये डायग्राम बना लिया करो, ये है ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, तभी तो रिफ्ट वैली क्रिएट होगी। ब्लॉक माउंटेन्स है, एलिवेशन 400 से 600 है, ठीक है। तीन हिल्स में आपको फोकस रखना है। कौन सी? पहली आ जाएगी आपकी राजपीपला, दूसरी आ जाएगी आपकी महादेव, और तीसरी आ जाएगी मैकाल। समझ गए?
अब महादेव और मैकाल, इन्हीं के साथ एक और हिल्स जुड़ती है, कैमूर। जुड़ती है मतलब सिलेबस में जुड़ती है, इनके साथ टच में नहीं आती। महादेव और मैकाल राजपीपला के साथ वाले रेंजेस हैं, लेकिन महादेव, मैकाल और कैमूर, इन तीनों का नाम अलग से जुड़ता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर अगर आप हाईएस्ट पीक देखोगे, ये आ जाएगी आपकी धूपगढ़। ये कहाँ है? ये है आपकी पचमढ़ी में। धूपगढ़, पचमढ़ी कहाँ है? एमपी में। और पचमढ़ी को ही कह देते हैं क्या? क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये पचमढ़ी जो है ना, यही हमारे महादेव हिल्स का पार्ट है। महादेव हिल्स का पार्ट है। यहीं पर एक बहुत फेमस शंकर जी का मंदिर भी है, ठीक है, जिसको देखने के लिए आते हैं लोग। एक्चुअली में ये पचमढ़ी जो है एक हिल स्टेशन है, ठीक, हिल स्टेशन है। अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अमरकंटक प्लेट्यू जो है ना, ये एमपी प्लस सीजी की बॉर्डर के अराउंड है, ठीक है। और ये बनाता है आपका रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। भैया ये क्या हो गया? ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अभी हम आपको रिवर सिस्टम में पढ़ाएंगे। रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, दो नदियां निकल रही हैं। अब अमरकंटक में ही आपको अबेंडेंट डिपॉजिट्स ऑफ बक्साइट मिलेगा। अबेंडेंट अबेंडेंट डिपॉजिट्स मिलेंगे, किसके? बॉक्साइट के। मतलब बॉक्साइट जो मिनरल है आपका, रिच, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्साइट मिनरल जो है आपका रिच मात्रा में कहां पर मिलेगा? अमरकंटक प्लेट्यू में। ये बात समझ गए सतपुड़ा के बारे में? चल, अब आ जाओ कहाँ पे, विंध्या के बारे में बता देते हैं। विंध्या के बारे में ज्यादा कुछ ऐसा सच है नहीं। विंध्या, तो विंध्या की अगर बात करते हैं, तो मेनली ये पन्ना के साइड में है, पन्ना वाले डिस्ट्रिक्ट में। और पन्ना में ही क्या पाया जाता है आपका? डायमंड की खदानें हैं वहां पे, डायमंड माइंस है, ठीक, पन्ना में। और यहाँ की हाईएस्ट पीक है क्या? यहाँ की हाईएस्ट पीक है आपकी कौन सी है? सद्भावना। सद्भावना शिखर। इसी को हम गुडविल पीक या पीक ऑफ गुडविल भी बोलते हैं। गुडविल पीक भी बोलते हैं। और इसी का एक और नाम है कालूमार पीक। कालूमार पीक बड़ा रेसिस्ट नाम है, लेकिन नाम है, ठीक। 752 मीटर्स के आसपास इसकी ऊंचाई है। चल, ये हो गया भैया अपने सारी रेंजेस कंप्लीट। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो फटाफट बता दो, तो हम आगे बढ़ते हैं। पानी पीकर, यार मैंने सोचा था आज 1 घंटे में निपट जाएगा लेक्चर यार। चलो, कुछ नहीं, थोड़ा सा बचा है। डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू के बाद आपकी साउथ इंडिया की सारी हिल्स हैं। हिल्स के बाद आपके पासेस हैं। सब 2-2 मिनट का वो है चैप्टर। चलो आ जाओ, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं अब अपन।
पढ़ने से पहले ये रहा। तो डेक्कन प्लेट्यू में सारे पॉइंट आपके लिखे हुए हैं जो कि हम मैप में देख के समझेंगे साथ ही साथ। प्लेट्यू इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगुलर लैंडमास साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। बिल्कुल सही बात। ये देखो, ये बन रहा है भैया इन्वर्टेड लैंडमास बन रहा है। ये आपकी विंध्या है, इसी के अंदर आपकी नर्मदा ताप्ती ये वाली रिवर है, और यहाँ पर आपके पड़ रहे होंगे क्या, सतपुड़ा। ठीक, साउथ ऑफ नर्मदा में। बिल्कुल सही बात है, ट्रायंगुलर है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर है, यानी उल्टा त्रिकोणाकार। इट्स नदर्न बाउंड्री इज फ्लैंक्ड बाय सतपुड़ा रेंज। बिल्कुल सही बात है। अगर ये मेरी नदर्न बाउंड्री है डेक्कन की, तो ये किससे घिर के बनी है? अरे सतपुड़ा रेंजेस से बनी है ना, यहीं पर तो है। अरे यही तो है सतपुड़ा, ये इसी के बीच में तो नर्मदा बहेगी। वही बोल रहा है, नदर्न बाउंड्री जो है सतपुड़ा से मिलके बनी है। ईस्टर्न एक्सटेंशन इंक्लूड द महादेव, कैमूर एंड मैकाल हिल्स। आ जाओ अब पढ़ो। ईस्टर्न एक्सटेंशन यानी ये वाला जो एक्सटेंशन है ना आपका, ये यहां पर आपके बनते हैं, अलग से बना देता हूं। ठीक, यहां पर आपके बनेगी एक आपकी रेंज यहां आएगी, एक आपकी रेंज यहां आएगी, और एक आपकी रेंज यहां आएगी। चलो नामकरण कर दो भैया। ये है आपका महादेव। ठीक, ये है आपका मैकाल, और बच गया एक, तो ये है आपका कैमूर। चलो दूसरे से लिख दे रहा हूं। ये है आपका कैमूर। तो वही बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? ईस्टर्न एक्सटेंशन इंक्लूड महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंजेस। बिल्कुल सही बात है। ठीक, द प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड्स। भैया कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। आपका जो प्लेट्यू है ना, जैसे कि ये है, ठीक, तो ये बात कर रहा है कि वेस्ट में आपका जो है वो हाई है, और स्लोप है आपका यहाँ पर, ये ऐसा स्लोप जा रहा है इस तरफ, इस तरफ। ये है आपका स्लोप का डिजाइन। अरे सही तो बात है, तभी तो यहाँ पर सारी नदियां आपकी जो हैं, देखो डेक्कन ट्रैप्स वाले, इसमें आओ मैप में। तभी तो आपकी सारी नदियां जो हैं यहाँ पर गिरेंगी। ये देखो महानदी, ये देखो आपकी गोदावरी, ये कृष्णा, सारी इसी साइड जा रही हैं। ऑब्वियसली आपका स्लोप जो है वो यहाँ होगा। ठीक है, चलो ये बात आपकी समझ में आई। नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन इंक्लूड्स मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचार, दीमा हसाओ हिल्स। ये क्या बात हुई, आगे देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एल, इसका मतलब है राजमहल रेंजेस हैं, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, राजमहल रेंजेस जो हैं आपकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, बाउंड्री है। ठीक, किसके? अरे आपके डेक्कन प्लेट्यू के। ठीक है, इसी के बाद आपका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन शुरू होता है। समझ गए? हम्म, चलो अब एक्सटेंशन समझ लें। ये है भाई आपकी राजमहल हिल्स, और यहाँ पर देखो ये है आपकी गारो, खासी और जैंतिया। याद है जब हम हिमालय वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बोला था गारो, खासी, जैंतिया भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिमालय के साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। इसका मतलब गारो, खासी, जैंतिया जो है
वो ये वाला एक्सटेंशन है, यानी कि आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है आपकी गारो, खासी एंड जैंतिया। और ये तीनों कहाँ पे हैं? मेघालय में। और इन्हीं तीनों को कंबाइनली क्या बोल देते हैं? आपका कर्बी एंगलोंग। कर्बी एंगलोंग, जो कि पिछले पॉइंट में लिखा हुआ था, ये देखो, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन इंक्लूड्स मेघालय कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है। यानी इन तीनों के प्लेट्यू मिला के जो प्लेट्यू बनता है उसको हम बोलते हैं कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू। इसी के ऊपर एक्सटेंड होती है मिकीर हिल्स, रेगमा हिल्स, यानी यहाँ आएगी एक रेगमा हिल्स, ठीक है। अब ये जो दाफला है ना, ये दाफला याद है, दाफला, मीरी, एबोर, ये आ गया मीशमी, यहाँ आएगा नीशी, ये सारा आ जाएगा आपका अरुणाचल हिमालय। और इसी के नीचे ये कौन सा है? पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल में आपकी नागा और अरुणा मामी यानी मणिपुर हिल्स, फिर आपकी मीजो हिल्स। मीजो हिल्स को ही दूसरा नाम है आपका लुशाई हिल्स, ठीक है, लुशाई हिल्स। और यहाँ कुछ अच्छा, चलो। राजमहल हिल्स जो हैं आपकी, इनको और भी क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री, वही जो मैंने दूसरे शब्दों में आपको बताया, ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। और किसकी होगी? ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि जब राजमहल यहाँ है तो ये ऊपर उठ के यहाँ पे क्यों इसका एक्सटेंशन है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ बांग्लादेश में? क्योंकि ये वाला एरिया जो है यहाँ पर पड़ता है आपका मालदा, और मालदा में ही एक कॉन्सेप्ट है मालदा गैप का, जो कि नेचुरली एक गैप प्रोवाइड करता है दोनों प्लेट्यू के बीच में, मालदा गैप, ठीक है। सेपरेट करता है एंटायर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू को अरबी एंगलोंग प्लेट्यू से। अरे ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन का भाग है, और ये आपका, इसको जोड़ के हम बोल देते हैं क्या? कर्बी एंगलोंग। तो कर्बी एंगलोंग और डेक्कन को कौन अलग कर रहा है? मालदा गैप। मालदा गैप कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है। इसी के नीचे आपको मिलेगा ये, अब ये जो बैरेल रेंज है ना, ये बैरेल रेंज है, ये हिमालयन का पार्ट है ना, पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है ये, वो मत समझ लेना, प्लेट्यू का पार्ट मत समझ लेना इसको। दाफला वाला अरुणाचल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर असम में, दूसरे कलर से देख लो, असम, ये वाले पार्ट में आपको मिलेगा नॉर्थ कचार हिल्स, नॉर्थ कचार हिल्स। और नॉर्थ कचार का ही न्यू नेम क्या बन गया है? दीमा हसाओ। ये 2010 के आसपास नया नाम इसका पड़ गया है, लेकिन ऑफिशियली अभी भी इसको नॉर्थ कचार हिल्स बोलते हैं, ठीक। चलो, यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? एक एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। अब लिखवाने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आप कमेंट करना, ठीक है, अगले लेक्चर में उसका सॉल्यूशन देंगे। चलो भैया, सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ लें, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। इसके बाद हमारे पासेस हैं, 2 मिनट का टॉपिक है भैया। यार मेरा लेक्चर ना चाहते हुए भी 1.5 घंटे का हो जाता है, जबकि मैं तैयारी 40 to 45 या 50 मिनट्स इसकी करता हूँ।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी डिटेल ना मिस ना हो, क्योंकि अगर डिटेल आपसे मिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, ये सारी जो भी मैं ड्राइंग बना के बताता हूँ ना, ये सारी चीजें आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे, और कर नहीं पाओगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे, रट्टा मारना पड़ेगा तो फिर भैया बड़ी दिक्कत है। चलो, हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब ये है क्या, मेनली कुछ नहीं है, ये है बाउंड्री आपकी, किसकी बाउंड्री ऑफ, आपके डेक्कन प्लेट्यू बोल लो, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल लो, इन दोनों इनकी बाउंड्री है। यानी कि ये जो है आपका, ये आपका हो गया डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर ये मिल जाते हैं आके नीलगिरी में। ये है आपका वेस्टर्न घाट, ये है आपका ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से कुछ याद आया, रेनफॉल जब पढ़ाया था मैंने, एनाबेटिक कैटाबेटिक, है ना, लीवर्ड साइड, सब कुछ याद रहना चाहिए। चलो, बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है ये, वेस्ट और ईस्ट में रिस्पेक्टिवली। अरे यार ये क्या पॉइंटर्स हैं, चलो आगे बढ़ो। डिस्टिंक्टिव फीचर हैं कुछ इनके, जो कि अभी हम आगे आगे देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों पॉइंट को। ब्लॉक माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स, अब ब्लॉक माउंटेन्स है तो वैली भी बनेगी, सीधी सी बात है, वैली बनेगी आगे तो आपको आपका सिलेबस बढ़ेगा तो याद करना पड़ेगा। वेस्टर्न घाट क्या है, अब देखो दोनों को हम समझ लेते हैं। वेस्टर्न घाट जो है ना, वो कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है। ठीक, किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है। अब कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है, इसका मतलब क्या है, सॉरी, इसका मतलब क्या है कि माउंटेन के बीच में आपको गैप नहीं है, तो गैप आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे, पासेस के थ्रू, है ना, यानी कि कैन बी क्रॉस्ड थ्रू टू पासेस ओनली। ठीक, पासेस के थ्रू ही आप इसको क्रॉस करोगे, क्यों, अरे क्योंकि कंटिन्यू है ना, बीच में गैप ही नहीं है। और जो आपका ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट में आपका जैसे कि सारी नदियां इस तरफ, मैंने बोला था आपकी गोदावरी है, कृष्णा है ना, महानदी है, सारी नदियां तो इसी तरफ आ रही हैं, तो जब सारी नदियां इस तरफ आएंगी तो ईस्टर्न घाट को बीच बीच में से ब्रेक कर देंगी, जब ब्रेक कर देंगी तो हमें नेचुरल पाथ मिल जाएगा क्रॉस करने का, है ना, यानी कि ईस्टर्न घाट जो है ना, वो डिसकंटिन्यूड है। ठीक, डिसकंटिन्यूड है। चल, वेस्टर्न घाट जो है हायर है, हायर देन ईस्टर्न घाट है। ऐसा कैसे कह रहे हो भैया आप, अरे क्योंकि भैया इसका एक्सटेंशन जो है, मतलब इसका जो ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर है, और ईस्टर्न घाट की जो वो आएगी अपनी हाइट, वो आपकी 600 मीटर का जनरल एलिवेशन है इसका। ठीक है, 600 मीटर का है, और इसका 900 से 1600 मीटर का है। और बोलो, ये कहाँ कहाँ स्प्रेड होता है, वेस्टर्न घाट कहाँ स्प्रेड होता है, आपके गुजरात से लेके, गुजरात से फिर आपका महाराष्ट्र भी आएगा, ठीक है, गोवा भी आएगा, कर्नाटक आएगा,
मतलब जितने भी आपके वेस्टर्न साइड के वो हैं स्टेट्स, है ना। केरला आएगा, केरला के बाद आपका तमिलनाडु आएगा, ठीक। गोवा तो लिख दिया ना। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसको भी नहीं पता है भैया ओरोग्राफिक रेनफॉल, वाटर साइकिल वाला लेक्चर देख लेना, फिर भी बता देता हूँ। ये होते हैं माउंटेन, है ना। जब हवाएं आती हैं और ऐसी चढ़ती हैं तो ऊपर जाके ठंडी हो जाती हैं, ठंडी हो जाएंगी तो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएंगी, मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएंगी तो यहीं पर बरस जाएंगी, यहीं पर बरस गई तो माउंटेन में जो रेनफॉल होता है उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक। ओरो का मतलब ज्योग्राफी में माउंटेन्स होता है, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब जब हवाएं यहीं पर बरस गई और आगे गई तो इस वाली साइड को बरसात नहीं मिली, इस वाली साइड को बरसात नहीं मिली, इसी साइड को हम बोल देते हैं क्या। जरा कमेंट में बताना दोनों साइड को क्या बोलते हैं। मैं बता देता हूँ, एक को लीवर्ड साइड बोलते हैं, एक को विंडवर्ड साइड बोलते हैं। चलो अब कमेंट में बता दो इसको क्या बोलते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। अब नॉर्थ से जब साउथ जाओगे ना, यानी वेस्टर्न घाट में जब यहां से यहां आ रहे होगे ना, तो आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी इसकी हाइट जो है इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। कब? जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते हैं, ठीक, चढ़ाई करनी पड़ती है। हाईएस्ट पीक, पीक्स वगैरह हिल्स वगैरह भी सब आपको समझ में आएगा, अभी मैं बनाने वाला हूँ ड्राइंग आगे। हाईएस्ट पीक है इसकी अनाईमुडी, समझ गए। किसका पार्ट है ये? अनाई मलाई का, अनाई मलाई बोल लो, अन्ना मलाई बोल लो, उसी का पार्ट है, ठीक। कहाँ पर? तमिलनाडु में है। 2695 मीटर इसकी हाइट है। अनाईमुडी आपकी पड़ेगी केरला में, तमिलनाडु नहीं, सॉरी, केरला में, ठीक। अब अगर मैं देखूं, चलो इसका सेकंड भी लिखवा दूं क्या? सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी आ जाएगी? दोदा बेटा, दोदा बेटा, ये है आपका तमिलनाडु में, और ये किसका पार्ट है? आपका नीलगिरी का। और नीलगिरी वो जगह है जहां पर आपकी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट आके मिल जाते हैं, समझ गए क्या? अरे यहीं पर तो आपको, मतलब सॉरी, नीलगिरी में आपको ऊटी स्टेशन देखने को मिलेगा। ऊटी का एक और नाम क्या है? उदगमंडलम। अब ऐसा कौन सा, आपसे क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं हिल स्टेशन है जहां पर बर्फबारी नहीं होती, है ना, स्नोफॉल नहीं होता? तो है ऊटी। ये पड़ेगा आपको कहाँ पे? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नाम ही भूल गया था मैं, ठीक है। यहां तक का क्लियर? आपकी सदर्न मोस्ट हिल आ जाएगी कौन सी? कार्डमन हिल्स, ठीक है, ठीक। ईस्टर्न घाट के बारे में देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूड है पहली बात तो, ठीक। हाइट इसकी 600 मीटर के आसपास है, एवरेज हाइट। स्ट्रेच्ड होता है कहां से कहां तक? महानदी से, महानदी से स्ट्रेच करना स्टार्ट होता है, महानदी वैली से, टू बी प्रिसाइज, है ना। महानदी वैली से कहां तक जाता है? टू द नीलगिरी। और नीलगिरी वो पहाड़ियां हैं जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स का मिलन होता है। चल, हाईएस्ट पीक इसकी है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी है आपकी कहाँ? ओडिशा राज्य में,
ठीक। महेंद्रगिरी की हाइट आपकी 1501 मीटर के आसपास है। इतनी बात समझ में आती है। एक और है जिंदा गाड़ा। अब यार एक बात याद रखो, 1600 के आसपास इसकी ऊंचाई है, 1690 मीटर टू बी प्रिसाइज। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, आपको बोलना है महेंद्रगिरी। लेकिन अगर जिंदा गाड़ा ऑप्शन में है तो जिंदा गाड़ा। ठीक। लेकिन मोस्टली आपका एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी पर फोकस किया जाता है। इसके सबसे लास्ट वाली हिल्स इसमें कौन सी आ जाएगी? शेवरॉय एंड पलानी। अब ये पलानी हिल्स जो है ना, ये पलानी हिल्स जो है, ये एक्चुअली तो पार्ट है वेस्टर्न घाट का। अभी मैं आपको बनाऊंगा आगे तो समझ में आएगा। वेस्टर्न घाट का पार्ट है, लेकिन ये मतलब कि ईस्टर्न क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन है ईस्टवर्ड वेस्ट घाट का, वेस्टर्न घाट का। ठीक है, पलानी हिल्स कैसे अभी देखते हैं। सब कुछ पढ़ा दिया है, वही चीज यहाँ पर पॉइंट में लिखी हुई। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम फॉर्म द वेस्टर्न ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के एजेस हैं, सही बात है। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड क्रॉस्ड ओनली थ्रू पासेस, सही बात है। इसका मतलब ईस्टर्न वाले आपके डिसकंटिन्यूड है। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर 900 से 1600 मीटर। अरे बाप रे, ये तो सब लिखा हुआ था 600 मीटर। ठीक, ईस्टर्न घाट आपके 600 मीटर। ईस्टर्न घाट एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरीज, सही बात है। वेस्टर्न घाट्स हैव डिफरेंट लोकल नेम्स। अच्छा, यहाँ पर आपके डिफरेंट लोकल नेम्स हैं भैया, जैसे कि महाराष्ट्र में इसको बोल दिया जाता है सह्याद्री। उसी के नीचे अगर आप आओगे केरला, वहां पर आपको बोल दिया जाता है अन्नामलाई। यार आज गर्मी बहुत है यार, अन्नामलाई। ठीक। केरला के नीचे आओगे तमिलनाडु एंड कर्नाटका, वहां पर इनको बोल दिया जाता है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स। मेरी आवाज कभी ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सही बात है, चढ़ाई करनी पड़ती है जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो हाइट जो है आपकी इंक्रीज होती है। चलो भैया, यहां तक हो गया अपना। ओ हो, गलत चीज हो गई। पूछो क्या। चलो कोई बात नहीं, उसमें बता देता हूँ। गलत चीज ये हो गई क्योंकि मुझे आपको बनानी थी ड्राइंग सारी हिल्स की, जिसमें मैंने आपको ये पूरी राम कथा सुना दी। चलो इसमें देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यार हम देख रहे हैं सारी हिल्स। ठीक, हिल्स ऑफ साउथ इंडिया बोल लो, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स की हिल्स बोल लो, आपके प्लेट्यूज की एजेस बोल लो, कुछ भी बोल लो। जैसा मैं बना रहा हूं, कोशिश करना एक बार अपनी कॉपी में जरूर बनाना। ठीक है, कॉपी में अगर आप नहीं बनाओगे तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको ऑर्डर याद नहीं रहेंगे। चलो, अगर मैं ईस्टर्न घाट से स्टार्ट करूं, सबसे पहले यहां पर आती है आपकी नल्लामला हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है भैया, याद रखना। देन आएगी आपकी वेनुकोंडा हिल्स। उसके बाद आ जाती है आपकी जावड़ी हिल्स। ठीक, उसके बाद आ जाती है आपकी कौन सी, शेवरॉय हिल्स। शेवरॉय हिल्स। देन आ जाती है पंचमलाई। उसके बाद आ जाती है आपकी सिरूमलाई। अच्छा, अब देखो एक चीज, सिरूमलाई को ही हम लास्ट हिल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट की। इसके बाद की जो हिल्स हैं वो
ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वेस्टर्न घाट का सिरुमलाई के बाद, लेकिन लिखते हम यहीं पर हैं आपकी पलानी हिल्स। ठीक, चलो पलानी हिल्स यहां तक हो गया। अब यहां आ जाओ, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में आपको सबसे पहले मिलेगी शेषचलम हिल्स, शेषचलम हिल्स। देन आपको मिलेगी नीलगिरी हिल्स, उसके बाद आती है दोडा बेटा। दोडा बेटा जो है नीलगिरी की ही आपकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। ठीक, देन उसके बाद आ जाएगी आपकी अन्नामलाई या अनाईमलाई। उसके बाद आ जाएगी आपकी अगस्त्य मलाई। ठीक, अब अन्नामलाई के ही यहां पर आपको देखने को मिलेगी क्या, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स या हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाइट है ना वो है 2695 मीटर, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट में आपकी दोड़ा बेटा आ जाएगी। अगस्त्य मलाई के यहाँ पर लास्ट में आपकी देखने को मिलेगी आपकी कार्डेमम हिल्स। ठीक, ये वाली ड्राइंग आपको याद होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आपके डिफेंस के जो एग्जाम है उनमें तो ये वाले ऑर्डर पूछता ही पूछता है। समझ गए? लास्ट टॉपिक आज का दैट इज आपके पास है जिसमें कुछ देखने लायक है नहीं। साउथ इंडिया में आपको मोस्टली वेस्टर्न घाट में होते हैं पासेस। क्यों? अरे भैया क्योंकि कंटिन्यूअस जगह है ना, कंटिन्यूअस माउंटेन्स हैं। कंटिन्यूअस माउंटेन्स हैं तो जाने की जगह कैसे होगी, पासेस आपको बनाने पड़ेंगे। पहला मैं देख लेता हूं कौन सा, भोर घाट। मुंबई टू पुणे। सेकंड देख लेते हैं आपके थाल घाट, मुंबई टू नासिक। थर्ड आ जाता है आपका पाल घाट। ये दोनों आपके हैं मुंबई में, और पाल घाट है आपका जो कनेक्ट करता है अन्नामलाई को नीलगिरी से। ठीक है, और ये पाल घाट है आपका पलक्कड़ सिटी में, या पलक्कड़ गैप में भी बोलते हैं हम। पलक्कड़ जो है एक सिटी है कहाँ, केरला में। चल, पासेस आपको इतने ही ध्यान देने हैं। हो गई बात, आ जाओ क्वेश्चंस में। चलो भैया क्वेश्चंस करो, पॉज करो वीडियो, स्टार्ट करो क्वेश्चंस। यार आज तो गजब हो गया, बहुत छोटा मैंने लेक्चर प्लान किया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पलामू या पलामा, इसी को पलामा भी बोलते हैं, पलामू भी बोलते हैं। प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच फॉलोइंग स्टेट, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, फटाफट मेरे को बता दो भाई। अरे तेलंगाना में होगा क्या, तेलंगाना तो साउथ में है। अरे कर्नाटक में होगा क्या, कर्नाटक भी साउथ में है, त्रिपुरा भी साउथ में है। तो भैया झारखंड कहाँ है, झारखंड ही तो छोटा नागपुर का पठार है,
छोटा नागपुर झारखंड में भी तो है, तो झारखंड में होगा ना आपका पलामू, पलामू प्लेट्यू। ठीक, और आगे देखो, मालवा प्लेट्यू लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बताओ भैया। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। अरे झारखंड नहीं बाबा, झारखंड में छोटा नागपुर है, जबकि मैंने आपको बोला, क्वेश्चन बोल रहा है मालवा बताना है, छोटा नागपुर नहीं। झारखंड में तो छोटा नागपुर है, और मध्य प्रदेश में आपका आ जाएगा मालवा, इंदौर वाला एरिया। ठीक, इन विच डायरेक्शन इज द जनरल एलिवेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू का डायरेक्शन क्या है जनरल एलिवेशन का, बताओ भाई। अरे वेस्ट टू ईस्ट यार, मैंने आपको बोला ऊपर से नीचे आते तक आपको चढ़ना पड़ता है। ठीक, ये मैं वेस्टर्न घाट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वेस्ट टू ईस्ट ये किसका पूछ रहा है आपको, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिया इज द मुंडारी लैंग्वेज स्पोकन, मुंडारी लैंग्वेज कहाँ बोलते हैं भैया, बताओ। मुंडारी आपकी जो लैंग्वेज है ये झारखंड के आसपास की है, और झारखंड में कौन सा पड़ता है, छोटा नागपुर। ठीक, Deccan Plateau is dash landmass that lies to the south of the river Narmada. हेक्सागोनल है क्या, छह वाला, नहीं। क्वाड्रिलेटरल है क्या, नहीं। रेक्टेंगुलर है क्या, नहीं। अरे ट्रायंगुलर है भाई, ऐसा वाला। ठीक, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ व्हिच कॉन्टिनेंट अर्लियर, देखो, अर्थ, गोंडवाना लैंड, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक, यहाँ का ही होगा इंडिया, भारत। यहां से खसकना शुरू हुआ ऊपर की तरफ। अब आपको पता है ये है आपका अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और यहां पर है आपका इंडिया। ये देखो नॉर्थ ईस्ट खसक रहा है, नॉर्थ ईस्ट खसक रहा है, तो ओरिजिनल इसकी डायरेक्शन यहां से होगी ना, अफ्रीका से होगी ना। देखो यहां से खसका होगा ना ऊपर की तरफ, ये अगर इंडिया है तो, है ना, अफ्रीका। मतलब जनरल भी आप बता सकते थे इसको। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस साउथ इंडिया, भैया नीलगिरी। मतलब बहुत बार मैं बता चुका हूँ, इसका तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना, लेकिन सतपुड़ा के बारे में बता देता हूँ। साउथ वाला पार्ट है ये नर्मदा का, साउथ ऑफ नर्मदा, और नॉर्थ ऑफ आपका प्लेट्यू, नल्लामला हिल्स, ईस्टर्न घाट, महेंद्रगिरी, हाईएस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक, which plateau are very fertile because they are rich in black soil that is very good for farming, बता भाई। अफ्रीकन प्लेट्यू होगा क्या, कटंगा होगा क्या, इथोपियन होगा क्या, अरे यार डेक्कन लावा प्लेट्यू, क्योंकि लावा से बना है ना, फ्लड बसाल्ट प्रोवेंस, ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल तो कॉटन कल्टीवेशन, और कॉटन कल्टीवेशन तो गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक कौन सी है, चल बता भैया। सांगफू। ठीक, सारामती किसकी है, अब ये मेरे को चुपचाप कमेंट में बताओ भाई, ये पिछला अपना
वो है, लेक्चर है। दोदा बेटा, दोदा बेटा कौन सी है? दोड़ा बेटा अपने वेस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक है, और नीलगिरी की हाईएस्ट है। देवमाली, देवमाली के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक। चल, कमेंट में मुझे बताना सारामती कहाँ की है। शेवरॉ हिल्स आर लोकेटेड विच स्टेट? शेवरॉ हिल्स कहाँ पर है? तमिलनाडु, ठीक। राजस्थान तो नॉर्थ में है यार, उड़ीसा तो आपके ईस्ट में ज्यादातर है, छत्तीसगढ़ आपका सेंट्रल इंडिया में, तमिलनाडु आपका सही जवाब होगा। चलो भाई, थैंक यू सो मच आपके यहाँ तक पढ़ने के लिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ से लिंक दे रहा हूँ, तुरंत यहीं से पीडीएफ चला जाएगा। और सारे मेन मैंने एसएससी के एग्जाम्स आपको बता दिए हैं। मैंने आपको बोल दिया है 10th ऑफ अगस्त तक हमारा सारा कार्यक्रम ये पूरे कोर्स का खत्म हो चुका होगा, सारे सब्जेक्ट आपके, बचेगा सिर्फ हमारा रिवीजन। तो हम जनवरी फरवरी तक पूरे एसएससी कैलेंडर तक रिवीजन करेंगे और करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। मैराथन क्लासेस करेंगे, ठीक। तो फटाफट यार सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो टेलीग्राम पर, और पुराना लेक्चर देख लो यहाँ से, और यहाँ से आप सब्सक्राइब करो। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद सभी को। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। जय हिंद।